प्रशिक्षित विशेषज्ञों, विशेष तौर पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में के विशेषज्ञ हैं, उनका सहयोग लेकर के हम बच्चों को उस हद तक तनाव मुक्त करें कि वे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, व्यवधान को नहीं। व्यक्ति के सामने या विशेष तौर पर विद्यार्थियों के सामने जो काम का बोझ है, उस काम के बोझ को पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों के साथ, रिलैक्सेशन, आराम के साथ, या एक आनंदित जीवन के साथ कैसे संतुलित करें ताकि वे तनाव से अपने आप को दूर रख सकें। इन सारी चीज़ों को मिला करके हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तनाव हमेशा एक एक्सेलेरेटर होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमें उसे पॉजिटिव रूप में लेना है। तनाव ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें उसको पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ना है। ध्यान रहे हमेशा कि हम अपना लक्ष्य और अपना जो सपना है खुद पूरा करने जाते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस की इस फैकल्टी कन्वर्सेशन सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के। ये ना केवल हमारे विद्यार्थी जीवन में बल्कि आगे आने वाले जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर एक्सपर्ट फैकल्टी अशोक सर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ जी। सर, हमारे डिस्कशन को हम शुरू करें तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है? ये सौरभ जी, यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस की परीक्षा ली जाती है प्रतिवर्ष, ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। स्वाभाविक तौर पर जो बच्चे अपने सपनों को लेकर आते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं, बहुत ही गहन और लंबी तैयारी होती है। 3 विशिष्ट चरणों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से, यानी प्री मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से वे गुजरते हैं। तो स्वाभाविक है कि एक तनाव का वातावरण उनके मन में रहता है और यह अति आवश्यक है कि उनके तनाव को दूर किया जाए। तनाव स्वाभाविक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि तनाव जब भी कोई व्यक्ति एक कठिन परिस्थिति में होता है, चुनौतियों में होता है, तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और उसी को हम तनाव का रूप देते हैं। सामान्य जीवन में यह होता है। लेकिन सौरभ जी, यह एक अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूँ कि तनाव सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। अगर तनाव सकारात्मक है तो वह एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, वह ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है, वह ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाता है, चेंज ओरिएंटेड हो जाता है। हाँ, अगर वह नकारात्मक हुआ तो निश्चित तौर पर वह तनाव, अवसाद, अन्य अनेक नकारात्मक परिस्थितियों को भी जन्म देता है और यह माना जा सकता है कि विद्यार्थियों में कुछ इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अच्छा सर, जो एक विद्यार्थी के तौर पर ऐसे क्या लक्षण है जिससे वो ये पहचान कर सकता है कि अब उसे तनाव या स्ट्रेस हो रहा है? जी सौरभ जी, तनाव जैसे मैंने कहा एक रिस्पॉन्स है और शरीर, मन, भावना, ये तीनों ही एक विशिष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जिसके लक्षण अगर अत्यंत बारीकी से देखी जाए तो शारीरिक लक्षण होते हैं थकान होना या सर में दर्द होना या अनिद्रा, नींद ना आना, इस तरह की समस्या होती है। मानसिक समस्याएं होती हैं, एकाग्रता नहीं रह पाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या फिर एक समस्या होती है वो निर्णय निर्माण नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इस तरह की समस्या खास करके बच्चों में देखी जाती है। या फिर जब वो तनाव की स्थिति में होते हैं तो उनके सामने एक समस्या हो जाती है कि वो किस तरह से अपने आप को संयमित करें, अपने आप को मर्यादित करें, वहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है। इन दोनों का ही प्रभाव उनके व्यवहार और उनकी भावना पर आता है। वहाँ पर चिंता होती है, झुंझलाहट होती है, गुस्सा आता है, क्रोध जल्दी आ जाता है, वे उदास होने लगते हैं और जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अवसाद यानी डिप्रेशन की स्थिति भी आ जाती है। फिर
यह भी देखा गया है कि जब बच्चे एक तनाव की जो गंभीर स्थिति है उसको पार करने लगते हैं तो नशा या इस तरह के अन्य पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं, जिससे समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी सर, निश्चित ही अभ्यर्थी अपने इस तरह की कुछ लक्षण देख कर के अपनी मनोस्थिति को पहचान सकता है। जी। लेकिन सर, अब हमने इन लक्षणों की तो बात कर ली, लेकिन इनका समाधान क्या होना चाहिए? ऐसी कुछ टेक्निक्स जो स्ट्रेस को मैनेज करें, जी। वो बताइए हमें। संभवतः सौरभ जी, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तनाव प्रबंधन। अब तकनीकी तौर पर तो तनाव प्रबंधन एक ऐसे वाइड स्पेक्ट्रम की चर्चा करता है, शामिल करता है, जिसमें हम बहुत सारे तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, साइकोथेरेपी को शामिल करते हैं, और उसका मकसद यह होता है कि व्यक्ति के सामने या विशेष तौर पर विद्यार्थियों के सामने जो काम का बोझ है, उस काम के बोझ को पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों के साथ, रिलैक्सेशन, आराम के साथ, या एक आनंदित जीवन के साथ कैसे संतुलित करें ताकि वे तनाव से अपने आप को दूर रख सकें। इन सारी चीज़ों को मिला करके हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इस तरह के वातावरण में, इस तरह का जब बच्चों के सामने एक तनाव का माहौल रहता है तो बहुत तरह से उनको सहयोग देने की आवश्यकता होती है। और आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी तनाव के लक्षण दिखें, जैसा मैंने आपको कहा कि शारीरिक लक्षण भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, भावनात्मक भी होते हैं, ऐसे लक्षण अगर दिखते हैं तो अंग्रेजी में कहा जाता है कि गो विथ 4 A's, यानी 4 A को हमें ध्यान में रखना होता है। उसमें पहला होता है अवॉइड स्ट्रेस, यानी कि अगर कोई समस्या आती है, कोई तनाव उत्पन्न होता है तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको थोड़ा छोड़ना चाहिए। जैसे बहुत सारे हॉट बटन टॉपिक्स होते हैं, जैसे धार्मिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होने लगती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। फिर बच्चे तनाव में आ जाते हैं, उनकी भावना आहत हो जाती है, तो ऐसे मुद्दों को छोड़ना चाहिए। उसके बाद एक होता है ऑल्टर स्ट्रेस, यानी कि जो तनाव है, हमने प्रारंभ में कहा कि तनाव तो स्वाभाविक है, प्रत्येक व्यक्ति को तनाव होता है, तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि तनाव को हम अपने अनुसार बदल लें, उसको रचनात्मक बना दें। क्योंकि जब तनाव होता है ना तो ग्रोथ की संभावना भी बनती है। तनाव को हम सकारात्मक रूप से अगर ले लें तो संभावना बनती है, और साथ ही साथ हम एडेप्टेबिलिटी डेवलप करें, अनुकूलन कर लें तनाव के साथ, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है तनाव रहेगा। अगर कोई देखें क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, अभी ओलंपिक चल रहा है, आज वो ख़त्म होने वाला है, तो ओलंपिक में बच्चे जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, तनाव तो रहता है, लेकिन उस तनाव के वातावरण में अपने आप को मजबूत करके वे और ज़्यादा अच्छा करने की एक प्रेरणा भी विकसित करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि हमें तनाव को एक्सेप्ट कर लेना होता है। बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम उस वातावरण में भी अपने लक्ष्य को अगर ध्यान में रखते हैं तो तनाव का सामना करने में सहूलियत होती है। रही बात, आपने तकनीक की बात पूछी कि कौन सी तकनीक हम अपना सकते हैं, तो विशेष तौर पर विद्यार्थियों को जो परीक्षा दे रहे हैं उनको मेरी सलाह होगी कि वो जो समस्याएं हैं उनको अपनी शक्ति को, अपनी योग्यता को ध्यान में रखकर प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिशा में आगे बढ़ें। जो उनके पास समस्या है उसका समाधान व्यवहारिक तौर पर कितना अच्छा से वो कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। अच्छा, एक और तकनीक है जो खुद वो पढ़ते भी हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की, भावनात्मक बौद्धिकता की। तो उनको अपने आप के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर उनको ज़्यादा तनाव होगा, कहाँ कम तनाव होगा, और अगर तनाव हुआ तो उसका वो समाधान कैसे कर पाएंगे। इस तकनीक का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम उनको मिलेगा और उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, वे ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा कि
आजकल का एक ऐसा वातावरण है, बच्चे इतने ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं कि वे अकेला होना चाहते हैं, अकेलापन उनमें आ जाता है। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो कभी अकेला न रहे। वे नियमित तौर पर कम से कम अपने माता पिता के साथ, अगर वो शिक्षकों के संपर्क में है तो उनके साथ, मेंटर के संपर्क में है तो उनके साथ नियमित तौर पर सकारात्मक आशावादी बातचीत में शामिल हों, जिससे उनका तनाव बहुत हद तक कम होगा। उनको स्वयं मालूम होगा कि किस तरह से वो रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं सौरभ जी, जो म्यूजिक सुन कर के रिलैक्स करते हैं, या खेल कूद देख करके रिलैक्स करते हैं, या अपने मित्रों से बातचीत करके रिलैक्स होते हैं। तो ये सारी तकनीक है जिस तकनीक के माध्यम से वे संभावित रूप से जो भी तनाव उनके ऊपर हावी होने वाला है उसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं, है ना। और अंत में फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ़ करो और भूल जाओ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत समस्याएं आती हैं, हर चीज़ को हम लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें माफ़ करने और भूलने की कला आनी चाहिए। इससे हमें बहुत अधिक सफलता मिलती है तनाव का समाधान करने में। हाँ, जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं वो उन पर ही हमें अपना स्ट्रेस जी, रखना चाहिए, और जी। जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना। हाँ, तो मुख्यतः जो अभी तक मुझे समझ में आया है कि स्ट्रेस को दो तरीके से रखना चाहिए, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। हाँ जी, हमेशा नेगेटिव स्ट्रेस को इग्नोर करना चाहिए और जी। पॉजिटिव स्ट्रेस को बढ़ाना चाहिए, जी जी ताकि परीक्षा में सफलता के लिए हम आगे बढ़ पाएं। जी 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 हाँ सर। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि विजन आईएएस लगातार स्टूडेंट्स के ना सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जी। तो हमारे द्वारा जो बच्चों के वेलनेस के लिए या उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ जी। प्रयास किए जाते हैं, तो वो जी। क्या प्रयास हैं बताइए। देखिए, विजन आईएएस हमेशा से इस दिशा में प्रयत्नशील रहा है। अलग अलग चरणों में, अलग अलग स्तरों पर मेंटर्स के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से वह एक ऐसा सकारात्मक माहौल विकसित करने की कोशिश करता रहा है, न सिर्फ क्लास के दौरान, कक्षाओं के दौरान, बल्कि कक्षाओं के बाद भी। एक खुशी है मुझे यह बताने में कि जो विद्यार्थी हैं यहाँ से जुड़े हुए, वे अपने क्लास के बाद भी जुड़े रहते हैं यहाँ के विशेषज्ञों के साथ, चाहे वो मेंटर के रूप में हो या शिक्षकों के रूप में हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। हमने एक अपेक्षाकृत अधिक पेशेवर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें एक स्ट्रेस वेलनेस सेंटर जो हमने खोला है, उसका एक मकसद है कि और अधिक पेशेवरपन से और अधिक विशेषज्ञता से प्रशिक्षित विशेषज्ञों, विशेष तौर पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में के विशेषज्ञ हैं, उनका सहयोग लेकर के हम बच्चों को उस हद तक तनाव मुक्त करें कि वे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, व्यवधान को नहीं। क्योंकि देखें, हर काम में व्यवधान है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें व्यवधान ना हो। व्यवधान तो है, लेकिन हमारा यह प्रयास है कि हम व्यवधान के स्थान पर बच्चे को लक्ष्य केंद्रित रखें, ताकि वह दिन प्रतिदिन के आधार पर इतना अधिक मोटिवेटेड हो कि उसे व्यवधान की समझ ही ना हो, वह व्यवधान का एहसास न करे, उसकी अनुभूति उसे ज़्यादा ना हो, लक्ष्य के प्रति वह समर्पित रहे। जी जी सर। जी सर, जो अभी स्टूडेंट वेलनेस सेंटर के बारे में आपने बताया है, तो इसमें किस तरह की पहल है ये, और इसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड किया जाएगा उनके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? जो हमारा स्टूडेंट स्ट्रेस वेलनेस सेंटर है, इसमें विशेष तौर पर कुछ वैश्विक रूप से मान्य तकनीकों का हम इस्तेमाल करते हैं। जी सर। उसमें निश्चित तौर पर मैं एक तकनीक आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वह CBT टेक्निक के रूप में जानी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अर्थात संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। इस थेरेपी में बातचीत होती है। मूलतः हम बातचीत के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके तनाव क्षेत्र से उनको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। बातचीत के माध्यम से उनको इस हद तक हम ऊर्जावान करने की कोशिश करते हैं
कि उनका जो मस्तिष्क है वह एक सकारात्मक सोच को विकसित करे। और सकारात्मक सोच विकसित करने का अगर थोड़ा आप इजाज़त दें तो मैं उसके तकनीकी पहलू पर जाऊं, कि हम बातचीत का इस तरह से प्रयास करते हैं कि उनके मस्तिष्क का जो बायां भाग है, जहाँ पर सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स होता है, हम उसकी गति को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी गतिविधि को बढ़ाना चाहते हैं। और जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की गतिविधि बढ़ती है तो व्यक्ति में एक ताकत, एक क्षमता, एक ऊर्जा विकसित हो जाती है, जिससे कि वह जो तनाव है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो एक चिंता की लकीर है, उससे वह अलग होने लगता है, उससे दूर होने लगता है, तनाव से मुक्त होने लगता है और फिर वह ऊर्जावान होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने लगता है। तो एक तो यह तकनीक हम अपना रहे हैं। सर, अभी तक जो हमने बात की है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल उनकी मेंटल स्टेट की हमने बात की है, लेकिन अभी क्योंकि हम एस्पिरेंट्स पर फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए उनका टाइम मैनेजमेंट करना, उनका रिवीजन करना वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें ये स्टूडेंट वेलनेस सेंटर कैसे हेल्प करेगा उनकी? इसमें स्टूडेंट वेलनेस सेंटर एक विशेष और मुझे लगता है निर्णायक भूमिका निभाएगा। विशेष तौर पर जिस तरह से विद्यार्थी अपनी तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे चरण होते हैं जिन चरणों से उन्हें गुजरना पड़ता है, जिसमें हम लोगों ने तनाव के बारे में चर्चा की। साथ में उनके सामने एक समस्या रहती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, रिवीजन कैसे हो, कोर्स को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो यह जो सेल है, यह जो सेंटर है, यह इस दिशा में अत्यंत संवेदनशीलता के साथ गंभीर प्रयास कर रहा है, जहाँ पर बच्चों को किस तरह से अपने 24 घंटे का इस्तेमाल करना है। देखें सौरभ जी, सभी बच्चों के पास 24 घंटे होते हैं जी। उन्हीं 24 घंटों का हमें इस्तेमाल करना होता है। उन 24 घंटों में कितना अधिक उत्पादक कार्य हो सके, इस दिशा में हमारा प्रयास होता है कि उस 24 घंटे का कौन सा समय हम पढ़ाई लिखाई के लिए दें और किस तरह से दें। मेरा अपना सुझाव हमेशा रहता है और हमारा सेंटर इस दिशा में प्रयत्नशील है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हम माइंड मैनेजमेंट करते हैं जी। उसका कारण है सौरभ जी, जैसे मैंने कहा, समय तो 24 घंटे ही होते हैं, सभी के पास होते हैं, लेकिन हम बच्चों को एक ऐसी मानसिक स्थिति में लाते हैं कि अगर वो 4 घंटा भी पढ़ते हैं तो 4 घंटा पूरी एकाग्रता के साथ आनंद का अनुभव करते हुए पढ़ें। तो अगर पूरी एकाग्रता और आनंद के साथ वो पढ़ते हैं तो उनका उत्पाद ज़्यादा होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। माइंड मैनेजमेंट इसी पर ध्यान देता है कि उस 24 घंटे में अगर हम 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो 12 घंटे का लाभ हमें प्राप्त हो। यह सेंटर इस बात पर ध्यान देता है। दूसरा कि पढ़ाई तो होती है, लेकिन पढ़ने के बाद जो समझने का दौर आता है, जिसको हम लोग औपचारिक भाषा में रिवीजन कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम लोग कुछ विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तकनीकों का नाम ले रहा हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करूँगा कि वो होता क्या है। जैसे एक तकनीक होती है, पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं उसको। तो कोई बहुत बड़ी तकनीक नहीं है। उस तकनीक में होता यह है कि अगर हमारा विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ता है तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो 10 मिनट का रिलैक्सेशन समय दे और 5 मिनट वह उस पर मंथन करे, चिंतन करे कि जो 2 घंटे वो पढ़ा है वह कहाँ तक रिकॉल कर पा रहा है। इसी तरह से एक तकनीक होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप रिवीजन टेक्निक, स्पेस रिवीजन टेक्निक। इसमें हम जैसे मान लीजिए कि 2 घंटे हमने पढ़ाई की, फिर हम कुछ और पढ़ने लगे। 4-5 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद हमने 10 मिनट का समय दिया और उस चीज़ को रिकॉल किया जो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। तो स्पेस दे करके रिवीजन करने का। और एक तीसरी तकनीक हम लोग अख्तियार करते हैं, उसको हम कहते हैं कि मेंटल मैपिंग। ठीक है ना, मैं ब्रेन मैपिंग नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कुछ तकनीकी विधिक पक्ष है।
मेंटल मैपिंग करते हैं, जिसमें हम बच्चे को डिसीजनल ट्री की ओर ले जाते हैं। अर्थात अगर सरल भाषा में बोलूं तो फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम कम समय में कम स्थान पर कम कागज़ का सहयोग लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास कराते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे के आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और वह कम समय में जब अधिक ग्रहण करता है तो उसके अंदर एक विश्वास आता है कि वह केवल परीक्षा में शामिल होने नहीं जा रहा है, बल्कि सफलता प्राप्ति के लिए पूर्ण आश्वस्त है। तो इस दिशा में यह सेंटर, यह सेल विशेष काम कर रहा है। सर, ये तो स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं बहुत ही लाभ उन्हें मिलेगा इससे। अब सर, अगर हम बात करें कि जो एक रूटीन होता है, जो स्टूडेंट का रूटीन है और उसका जो हॉबी और इंटरेस्ट होते हैं, ये किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करने में उनकी हेल्प करते हैं? जी सौरभ जी, हमने कहा था कि रिलैक्सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हॉबी या जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, ये उनको एक मानसिक शांति का एहसास कराते हैं, उन्हें एक तरह से रिचार्ज करते हैं। जब मैंने कहा कि एक मेंटल मानसिक प्रबंधन की आवश्यकता है, जब माइंड मैनेजमेंट की आवश्यकता है, तो उस माइंड मैनेजमेंट में का यही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि बच्चा, एक विद्यार्थी जो दिन भर अपने सपने को संजोए रखता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने हॉबी के माध्यम से, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने आप को रिचार्ज करे, अपनी मन को, अपने मस्तिष्क को इस तरह से तैयार करे कि जब वो पढ़ने बैठे तो उसमें पूरी तरह से 100% वह समर्पित होकर डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ अपने काम को कर सके। तो निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें हैं, चाहे हॉबी हो या अन्य एक्टिविटीज़ हो, इसको नकारात्मक रूप में ना लिया जाए, इसको अनुत्पादक न लिया जाए या समय बर्बादी न लिया जाए। इसके माध्यम से जो समय है वह और ज़्यादा मल्टीप्लाइड होकर के उत्पादक हो जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है मेरे समझ से। हाँ सर, कहीं ना कहीं उच्च सोच से एक अभ्यर्थी को निकलना पड़ेगा कि हमें सिर्फ लगातार 24 घंटे में से 12-13 घंटे पढ़कर के हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि वो 12-13 घंटे में कितनी उत्पादकता आ रही है वो मायने रखती है। इसीलिए हार्ड वर्क के स्थान पर स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है ना, तो उससे हम ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। जी सर, अब जो हमने हॉबीज़ और इंटरेस्ट पे तो बात कर ली है, लेकिन उसके साथ में ही अब कुछ ऐसी जो तकनीकें होती हैं या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, जैसे मेडिटेशन है या फिजिकल एक्टिविटी है, वो कैसे हेल्प करेंगी, वो बताइए। जी सौरभ जी, आजकल की परिस्थितियों को देख करके, विद्यार्थियों के तनाव को देख करके, उनकी तनाव की तीव्रता को देख करके कुछ मेडिटेशन या प्राणायाम जैसी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। और मैं पुनः आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाह रहा हूँ उन विद्यार्थियों को जो कुछ तनाव में हैं, और तनाव स्वाभाविक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है और एक भस्त्रिका प्राणायाम होता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक मनोवैज्ञानिक थेरेपी है और इसमें हम अधिक से अधिक बातचीत करते हैं विद्यार्थियों के साथ। उस बातचीत का एक मकसद होता है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को उनके वर्तमान में रखा जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको सचेत किया जाए कि वे वर्तमान में रहें, अपने तन से, अपने मन से, शरीर में किस तरह से हलचलें हो रही हैं उस चीज़ को ध्यान में रखें, न कि वे रिएक्ट करें उन चीज़ों को जो हो रही है, बल्कि उसको वे एक्सपीरियंस करें। घटनाएं होती रहती हैं, उन घटनाओं को हम जितना एक्सपीरियंस करेंगे उतना आनंद आएगा, और जितना रिएक्ट करेंगे उतना ज़्यादा तनाव में हम रहेंगे। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के माध्यम से हम उसे उन सभी प्रतिक्रियात्मक तत्वों से दूर रखने का प्रयास करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थेरेपी, जिसको हम सामान्य भाषा में बातचीत कह सकते हैं, उसके माध्यम से। भस्त्रिका प्राणायाम विशेष तौर पर मैं बल देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है।
खास करके उन विद्यार्थियों को जिनके तनाव की मात्रा, उसका लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है। यह एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें कि हम ज़ोर से बहुत लंबी सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, और अगर हम 4-5 बार इस तरह का करते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर महसूस होता है। शरीर तनाव मुक्त हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और एक शरीर में ऐसा हल्कापन आता है कि फिर वह पूरी स्फूर्ति के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसको इच्छा होती है अंदर से कि वह अपने काम को और बढ़िया तरीके से करे, क्योंकि उसका थकान जो है मिट जाता है, उसको अच्छी फीलिंग आने लगती है। जो भी ऐसी कोई समस्या है, शारीरिक या मानसिक, जो लक्षण हम लोगों ने बताया, उस लक्षण से वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरह के जो 2 मेडिटेशन या प्राणायाम के जो तरीके हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सहयोग देगा। जी सर, बिल्कुल ही, क्योंकि जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती हैं। उसी तरीके से सर फिजिकल एक्टिविटी है, कोई रनिंग करता हो या जॉगिंग करता हो या माइंडफुलनेस वॉकिंग भी आजकल काफ़ी प्रचलन में है, तो उससे भी हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का संचार है वो बढ़ाया जा हाँ, मैं तो ये सुझाव दूंगा कि विद्यार्थियों को अपने प्रतिदिन के जीवन में 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का व्यायाम, शारीरिक हो मानसिक हो, जिसमें मेडिटेशन भी है, जिसमें अभी जैसे बताया वस्त्रिका प्राणायाम, ये करना चाहिए। इससे उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा, और ऐसा वो कभी न सोचें कि इससे समय बर्बाद हो रहा है, या हम इससे बेहतर है कि एक चैप्टर पढ़ लें। हाँ, ये बच्चों के मन में रहता है, लेकिन मैं सुझाव दूंगा उनको कि अगर इस तरह से वो अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, स्फूर्ति देते हैं अपने शरीर को, तो वे कम समय में ज़्यादा पढ़ लेंगे और वो ज़्यादा उत्पादक रहेगा, दीर्घकाल तक याद भी रहेगा उनको। सर, इन एक्सरसाइज के अलावा अगर आप कुछ और सजेशन देना चाहें जिससे कि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। ये सौरभ जी, मेरा हमेशा एक सुझाव रहता है कि हम पूरे 24 घंटे को 3-8 घंटों में बांट दें। 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना, और 8 घंटे स्वयं के लिए, उसमें मौज मस्ती जो भी आप करते हैं करें। अब जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो उस 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे के समय को हम 8, 10 और 6 घंटे में बदल सकते हैं। जो व्यक्तिगत समय है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, और चूंकि परीक्षा नज़दीक है तो अपने आप एक अच्छी अनुभूति होगी कि हम और ज़्यादा परिश्रम करें। लेकिन मेरा सुझाव होगा, नींद के समय को कम न करें। सोना बहुत ज़रूरी है। सौरभ जी, मैं अनुभव करता हूँ प्रतिदिन के आधार पर कि विद्यार्थियों को लगता है कम सोएंगे तो ज़्यादा पढ़ाई होगी। मेरा रोज़ का सुझाव होता है उनको कि आप अच्छी नींद लें। नींद लेना बुरी बात नहीं है, वह समय की बर्बादी नहीं। हाँ, यह भी ध्यान रखें कि नींद का मतलब यह नहीं है कि 12-13 घंटे तक हम सोए हुए हैं, वह अति निद्रा है। अति निद्रा और अल्प निद्रा दोनों ही खराब है। तो आप एक संतुलित अच्छी नींद लें, और उससे आपका जो काम है वह तनाव मुक्त हो करके ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी सलाह मैं देना चाहूँगा कि उनका भोजन, खास करके वे बच्चे, वे विद्यार्थी जो अपने घर से बाहर हैं, हाँ सर, बड़े बड़े शहरों में हैं, दिल्ली में हैं या राज्यों की राजधानियों में हैं और तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर भी, उनके लिए भोजन की एक समस्या है। मैं उनको यह सुझाव दूंगा कि वे पौष्टिक भोजन करें। पौष्टिक भोजन की कमी नहीं है, फल खाएं, स्प्राउट लें, मूंग की दाल हो या जो चना है वह खाएं, गुड़ खाएं, दूध पिएं, पौष्टिक भोजन लें। जितना पौष्टिक भोजन लेंगे उतना स्फूर्ति उनके मन में होगा, उनके तन में होगा, है ना। कहा भी जाता है कि अगर तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा। तो वे भोजन पर ध्यान दें, और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें या जो सड़क के किनारे चीज़ें मिलती हैं जो हाइजीन नहीं होती हैं, तो मेरा यह सुझाव होगा कि उन चीज़ों पर कम ध्यान दें। हालांकि वो स्वादिष्ट उनको लगती है शुरू में, लेकिन उस पर कम ध्यान दें
और इस तरह की जो पौष्टिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान दें, फल फूल पर ध्यान दें, कटे हुए फल नहीं, साबुत फल लें और उसे खाएं तो ज़्यादा कहीं लाभप्रद होगा। सर, अभी तक जो हमने बात की है वो हमने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के एकेडमिक के साथ साथ में उनके मेंटल वेलनेस के लिए भी हमने बात कर ली है। लेकिन इस पूरी तैयारी के दौरान कहीं ना कहीं अभी आपने भी जो बात की थी, अकेलापन नहीं होना चाहिए बच्चों को। लेकिन ऐसा होता है, बच्चे सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम एक बंद कमरे में ही रह करके पढ़ाई करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, जबकि वास्तविकता से ये अलग है। तो जो आइसोलेशन है वो ना हो उन्हें, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सौरभ जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे विचार से सभी सहमत ना हों, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें थोड़ी सी माता पिता को अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जब विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहा होता है तो उन्हें विशेष प्रयास करना चाहिए, और वे बच्चे, वे विद्यार्थी, वे अभ्यर्थी जो पहले से ही तनाव में हैं अपने भविष्य को लेकर के, उनको और तनाव न दे करके उनके साथ जब वार्तालाप करें तो पढ़ाई की जगह पर कुछ ऐसे वार्तालाप करें जिससे वह रिलैक्स हो। मेरा मानना है कि अगर माता पिता बच्चों के साथ हैं और बच्चों को इस बात का एहसास है कि हर परिस्थिति में माता पिता हमारे साथ हैं, तो उनकी ये जो एकांत की स्थिति है उससे वो अपने आप दूर हो जाएंगे। उन्हें महसूस होगा कि किसी भी स्थिति में हमारे माता पिता हमारे साथ हैं। दूसरी चीज़ कि अपनी एकांत स्थिति को दूर करने के लिए, लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए एक और अच्छा सुझाव यह हो सकता है सौरभ जी कि वो ग्रुप डिस्कशन में भाग लें। बच्चों के साथ मिल करके अपनी जो पढ़ाई किया उसको और ज़्यादा संवर्धित करें और इम्प्रूव करें। तो इससे केवल पढ़ाई ही नहीं होती, बातचीत भी होती है, एक दूसरे का अनुभव भी साझा करते हैं। और अगर एक अच्छी संगत है, हमेशा कहा गया है संगत अच्छी रखें, एक अच्छी संगत है तो अगर कोई एक मित्र तनाव में होता भी है, अकेलापन महसूस भी करता है, तो बाकी अन्य मित्र उसका अकेलापन को दूर करने में सहायक हो जाते हैं, सफल होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याएं तो लगभग सबकी एक जैसी ही होती हैं। जब वो बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ ऐसा ही मेरे अन्य साथी महसूस कर रहे हैं। जी एकदम। हाँ। और एक सर, जैसे जो भी बच्चे आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, वो ग्रेजुएट होकर के ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी अर्निंग एज स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय वो जो अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जो माता पिता है निश्चित ही उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। न सिर्फ माता पिता को बल्कि संबंधियों को भी, मित्रों को भी, और उसके बाद निश्चित तौर पर जो उनके साथ जुड़े हुए शिक्षक हैं, जो मेंटर हैं, जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, सभी को उनको एक निर्धारित समय पर, एक निर्धारित स्तर के बाद मोटिवेट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके साथ वे खड़े हैं, सॉलिडेरिटी होनी चाहिए कि उनको ये महसूस हो कि मेरे साथ सभी हैं। सर, हमारे सभी प्रश्नों का आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। अब अंतिम समय में जो बच्चे इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या जो अभी थोड़ा बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, उनको अंतिम क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? सौरभ जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि तनाव हमेशा एक एक्सेलरेटर होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें उसे पॉजिटिव रूप में लेना है। तनाव ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें उसको पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ना है। ध्यान रहे हमेशा कि हम अपना लक्ष्य और अपना जो सपना है खुद पूरा करने जाते हैं, और लक्ष्य पर ध्यान रखें, व्यवधान पर नहीं। अगर हम लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर हमारे कदम चूमेगी। और मैं बच्चों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर वो इस तरह से अपने जीवन शैली में जो परिवर्तन है वो करेंगे तो उन्हें बहुत अधिक सफलता मिलेगी। सर, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और अपने इतने बृहद अनुभव से हमें संवर्धित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सौरभ जी। मैं जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि वे बगैर किसी तनाव के अपने उद्देश्य और अपने सपनों को साकार करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।
तो स्टूडेंट्स, आपको भी सर के द्वारा दिए गए टिप्स से लाभ मिला होगा। और अगर आप किसी भी तरह का तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप विजन आईएएस से student.wellness@visionis.in पर मेल करके सहायता ले सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।